हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 13 से लेके 19 नवंबर 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, चर्चा में कौन रहे हैं, और काफ़ी सारे एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिवस जो कि है विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि जिसे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कहा जाता है। ये दिन हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है, यानी विषय है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। थीम याद रखिएगा, हर साल अलग अलग थीम होती है। थीम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना इस साल की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। तो ये जो विश्व मधुमेह दिवस है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो जो डायबिटीज़ है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि मधुमेह क्या है, कैसे होता है, किस तरह से इसका इलाज करना है, किस तरह से इससे बचना है। तो इस बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिन की शुरुआत जो है ये 1991 में 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फाउंडेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। और 2006 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पारित करने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। तो शुरुआत हुई थी 1991 में, लेकिन आधिकारिक मान्यता दी गई थी 2006 में। अब बात आती है कि 14 नवंबर डेट क्यों चुनी गई, 14 नवंबर ही डेट क्यों चुनी गई। तो देखिए, सर फेडरिक बैटिंग, इनका नाम याद रखिएगा, सर फेडरिक बैटिंग। तो इनका बर्थडे होता है 14 नवंबर को। इन्होंने चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ मिलके जो इंसुलिन हार्मोन है इनकी खोज की थी। तो इन्हीं के सम्मान में 14 नवंबर डेट चुनी गई है। तो यहाँ से स्टैटिक का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो सर फेडरिक बैटिंग ने की थी, किसके साथ मिलके? चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ। फिर आगे यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया भारत में। हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर। पूरा हफ्ता जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसे 1968 में शुरू किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ है, इनके द्वारा घोषणा की गई थी 1968 में कि 14 से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाएगा। इस दिन का महत्व होता है, या ये कहें कि पूरे हफ्ते का ही जो महत्व होता है, पुस्तक है, पुस्तकालय है, इनके हमारे जीवन में जो बहुमूल्य भूमिका होती है, इनसे हमें जो नॉलेज मिलता है, उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए, उन सबको सम्मान देने के लिए एक तरह का ये वार्षिक उत्सव है, जो कि पूरे सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के रूप में। फिर यहाँ पे बिरसा मुंडा जयंती, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी 2021 में, ईयर याद रखिएगा, 2021 में बैठक आयोजित की गई थी वहाँ पे 10 नवंबर को। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी थे, ये आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानी थे, काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे ये आदिवासियों के बीच में। तो इन्हीं के सम्मान में इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो बिरसा मुंडा जयंती इसे कह सकते हैं, या इसे एक और नाम दिया गया कि अब जो इनकी जयंती होगी 15 नवंबर को, इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो तब से 15 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। फिर इसके बाद है वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी विश्व शौचालय दिवस। पूरे विश्व भर में ये दिन मनाया जाता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर। इसके लिए भी थीम रहती है हर साल। इस साल की इसकी थीम है, यानी विषय है बदलाव को गति दें। थीम भी याद रखेगा, बदलाव को गति दें। तो हर साल 19 नवंबर को विश्व भर में ये वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। जो भी आप सभी को पता है कि अगर कहीं पे जैसे गाँव के एरिया, दूर दराज के एरिया है, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी पहले समय में, तो काफ़ी सारी बीमारियां भी होती थी उस तरह से, स्वास्थ्य से रिलेटेड। वहाँ पे स्वच्छ शौचालय नहीं होते थे, तो लोग भी सुरक्षित नहीं थे, काफ़ी बीमारियां होती थी। और इसी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके कि ओपन में शौचालय करने से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं, तो वहाँ पे टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाए। तो इसी तरह की स्वच्छता संकट से निपटने के लिए एक कार्रवाई के रूप में इस दिन की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2013 में विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया था। तो यहाँ पे आपको ये ईयर याद रखना है कि 2013 में इसे ऑफिशियली है तो एक
आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। थीम भी याद रखिएगा, बदलाव को गति दें, ये 2023 की थीम है। हर साल की अलग थीम होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी करंट में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो इस साल की थीम ही याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है महेंद्र सिंह धोनी। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, तो SBI ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, कौन से बैंक के? SBI के। तो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो महेंद्र सिंह धोनी है, ये मार्केटिंग और प्रचार अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। अब चर्चा में तो रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ से स्टैटिक भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको स्टैटिक याद रखना ही है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज़्यादातर स्टैटिक भी पूछ लेता है। आइए देखते हैं SBI के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में, और 1 जुलाई को ही SBI दिवस, SBI डे के रूप में मनाया जाता है भारत में इसकी स्थापना के लिए। तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हो गई। इसके पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। अब जो SBI है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है मुंबई में, और यहाँ के भी चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। तो ये स्टैटिक याद रखने हैं। अब अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस की फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी अगर बैंक है चर्चा में, तो उसकी टैगलाइन भी या स्लोगन पूछ लेता है। तो SBI की टैगलाइंस भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी टैगलाइन है। एक तो है प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। फिर है विथ यू ऑल द वे। नेक्स्ट है अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन। नेक्स्ट है द बैंकर टू एवरी इंडियन, और एक है द नेशन बैंक्स ऑन अस। तो ये 5 टैगलाइन स्लोगन है SBI के, ये आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे एक रडार मिशन है जिसका नाम है निसार। निसार रडार मिशन है, तो यहाँ से नाम याद रखना है। तो एक्चुअली में जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, और जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, तो इसरो और नासा मिलकर पृथ्वी पे नज़र रखने के लिए इस रडार मिशन को लॉन्च करेंगे। इसका मेन एम होगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंड करना। तो ये जो मिशन है, इसमें इसरो और नासा मिल के काम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है ये। तो यहाँ से आपको स्टैटिक भी याद रखने पड़ेंगे। जो इसरो है भारत की स्पेस एजेंसी है, आप सभी को पता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। इसी तरह से नासा के बारे में आपको याद रखना है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से सुन लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो इसका मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958। और प्रेजेंट में यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी प्रशासक हैं, ये हैं बिल नेल्सन। तो ये चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। फिर यहाँ पे एक पुस्तक है जिसको 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, कौन है ये पुस्तक की लेखिका? ये हैं नंदिनी दास। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं नंदिनी दास जी। भारत में जन्मी है ये, और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो पुस्तक है जिसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है, पुस्तक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये जो है ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए इन्हें यानी नंदिनी दास जी को 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज़ दिया गया है। तो यहाँ से आपको लेखक या लेखिका के भी नाम याद रखने होते हैं जब भी आप बुक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और पुस्तक का नाम भी याद रखना होता है, और उन्हें कौन सा अवार्ड यानी कि पुरस्कार दिया गया है ये भी याद रखना पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे उड़ीसा में महानदी है। महानदी में हाल ही में वैज्ञानिकों ने मछली की एक नई प्रजाति खोजी है। ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही वो मछली की नई प्रजाति है जिसकी हाल ही में खोज की गई है। उड़ीसा के महानदी मिली है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मछली का नाम। जो मछली का नाम है, ये नाम दिया गया है अवॉस मोटला। ठीक है, मछली का नाम दिया गया है अवॉस मोटला। कौन सी नदी में मिली है? महानदी में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये याद रखना आपको। आगे यहाँ पे है भारतीय मूल के अमेरिकी फिजिशियन डॉक्टर, ये हैं भरत बरई। इनका नाम है भरत बरई।
हाल ही में इनको कैंपस चैंपियनशिप गाला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? कैंपस चैंपियनशिप गाला अवार्ड। अब बात आती है इन्हें सम्मान दिया क्यों गया है। तो इन्हें यह सम्मान इनके प्रयास के लिए दिया गया है। इन्होंने भारत, अमेरिका, इजराइल के बीच में जो संबंध है इनको और भी मजबूत करने के लिए अपने प्रयास किए और इनके प्रयासों के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है कैंपस चैंपियनशिप गाला अवार्ड। क्या नाम है इनका? भरत बरई। फिर यहाँ पे आर स्वैन है। आर स्वैन तो हाल ही में श्रीनगर में इन्होंने जम्मू कश्मीर के 17वें पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखना है, जम्मू और कश्मीर के 17वें और नए पुलिस निदेशक कौन बने हैं? ये हैं आर स्वैन। फिर आप यहाँ पे देखिए एक रैंकिंग सूची जारी की गई है। आपने कई तरह की देशों की सूची पढ़ी होगी, सिटीज़ की सूची पढ़ी होगी, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे मिठाइयों की यहाँ पे एक सूची जारी की गई थी जो कि टेस्ट एटलस, ठीक है, टेस्ट एटलस याद रखिएगा, इनके द्वारा जारी की गई थी विश्व की टॉप मिठाइयों की सूची। तो टॉप 50 जो मिठाइयाँ हैं पूरे विश्व भर में, उसमें भारत की जो 2 मिठाइयाँ हैं इनका रैंक देखते हैं। सबसे पहले है रसमलाई। रसमलाई को 31वां नंबर मिला रैंक में। और जो काजू कतली है, काफ़ी लोगों की फेवरेट भी होगी, तो काजू कतली को यहाँ पे 41वां स्थान दिया गया है। टॉप 50 मिठाई की यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। और जो पहले नंबर पे है फ्रांस की क्रेप मिठाई। फ्रांस की क्रेप मिठाई, इसको पहला नंबर दिया गया है। और भारत की तरफ से 31वें पे है रसमलाई और 41वें पे है काजू कतली। फिर यहाँ पे अमेरिका के पूर्व वित्त सचिव हैं जैक ल्यू। जैक ल्यू हाल ही में इजराइल में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये हैं जैक ल्यू और ये अब ये अमेरिका के नए राजदूत होंगे। कहाँ पे? इजराइल में। इसके बाद है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023। ये कार्यक्रम का नाम है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023। तो भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र के सहयोग से भारतीय सेना ने हाल ही में 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया था चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 नाम से। और ये कार्यक्रम हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 जो कार्यक्रम हुआ था ये किस सिटी ने होस्ट किया था, कहाँ पे हुआ था? तो होगा आपका आंसर नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इसके लिए एक विषय भी रखा गया था, विषय यानी कि थीम। तो विषय भी याद रखना आपको, विषय था भारत और हिंदी प्रशांत क्षेत्र की सेवा व्यापक सुरक्षा के लिए सहयोग। ये इस कार्यक्रम का विषय रखा गया था, भारत और हिंदी प्रशांत क्षेत्र की सेवा व्यापक सुरक्षा के लिए सहयोग। फिर यहाँ पे भारत और श्रीलंका की नौसेना जो है और जो तट रक्षक हैं यहाँ पे, इनके जो प्रतिनिधि हैं इनके बीच में वार्षिक IMBL बैठक होती है। तो हाल ही में इस बैठक का 33वां संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा एडिशन था? 33वां। यहाँ पे जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था इनका नेतृत्व तमिलनाडु और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर हैं। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है RDM रवि कुमार डिंगरा। RDM रवि कुमार डिंगरा, इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था इस संस्करण में, इस बैठक में। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं श्री भागवंत खुबा। सबसे पहले तो याद रखिएगा श्री भागवंत खुबा जी कौन है? यह है केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री। तो इनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अभी हाल ही में नीदरलैंड के हेग में आयोजित हुआ था विश्व स्थानीय उत्पादन मंच। तो दूसरा एडिशन था, ये सेकंड एडिशन था विश्व स्थानीय उत्पादन मंच। कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड के हेग में हुआ था। तो भारत के जो प्रतिनिधि मंडल था इनका नेतृत्व किया था श्री भागवंत खुबा ने। और ये है कौन? ये है केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री। इसको मेन एम क्या था इस विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का? इसका मेन एम ये था कि जो भी दवाएं हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी हैं, इन तक लोगों का और जो भी दूर के एरियाज़ हैं उनका पहुंच बढ़ाया जाए। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में विश्व भर में दवाएं और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी हैं, इन तक पहुँच बढ़ाया जाए। फिर यहाँ पे भारत
और इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति है। भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति, इसका छठा सत्र आयोजित किया गया था। छठा सत्र आयोजित किया गया था। फिर से इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया था? आदिश अबाबा में। ठीक है, आदिश अबाबा में छठा सत्र इसका हाल ही में आयोजित किया गया था। और इस बैठक में जो भारत की सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हैं, सुश्री प्रिया पी नायर, ठीक है, सुश्री प्रिया पी नायर, तो ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग की आर्थिक सलाहकार हैं, सुश्री प्रिया पी नायर। तो इन्होंने इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। फिर यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और FSR ग्लोबल के बीच में एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो MOU है, इसका एम क्या है? MOU का मेन एम ये है कि भारत और विश्व भर में जो भी ऊर्जा के क्षेत्र हैं, इनके नियामक परिदृश्य में परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना, ये इसका मेन फोकस था। इसके बीच में MOU साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और FSR ग्लोबल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, खेल समाचार। तो सबसे पहले हैं विराट कोहली। तो देखिए ICC विश्व कप चल रहा है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विराट कोहली ने एक सेंचुरी लगाई और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की, 49वें शतक की। ठीक है, सबसे ज़्यादा शतक थे सचिन तेंदुलकर के और अब विराट कोहली के भी हो गए थे इस मैच तक। ठीक है, लेकिन अभी करंट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे कुछ और मैचेस हो गए थे, जिसके बाद यहाँ पे सेमीफाइनल में विराट कोहली ने एक और सेंचुरी लगाई और इन्होंने 50वां शतक लगाया था। तो अब विराट कोहली के नाम सबसे ज़्यादा वनडे शतक का रिकॉर्ड है, इन्होंने 50 शतक बना लिए हैं। फिर इसके बाद हैं सुनील नारायण। ये वेस्ट इंडीज़ के स्पिन बॉलर हैं, स्पिनर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर है नोवाक जोकोविच। ये विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं प्रेजेंट में। हाल ही में इन्होंने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया है और इस वर्ष का पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। अब देखिए, जब आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको खिलाड़ियों का नाम यानी प्लेयर का जो नाम होता है वो याद रखना चाहिए। किस देश के लिए खेलते हैं या किस टीम के लिए खेलते हैं वो याद रखना पड़ता है। ठीक है, और जो भी टूर्नामेंट है, कोई अगर टूर्नामेंट है आप पढ़ रहे हैं तो वो किस खेल से संबंधित है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे पेरिस मास्टर्स की बात हो रही है तो किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है ये टेनिस, यानी कि टेनिस क्या, लॉन टेनिस बोलेंगे, तो लॉन टेनिस की ये एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। फिर जीता किसने है? नोवाक जोकोविच। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं ये? लॉन टेनिस से। किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये सर्बिया के लिए खेलते हैं। अब ये तो हो गया जीतने वाले। इसी तरह से इन्होंने किसने हराया है, इन्होंने किसको हराया है फाइनल में, यानी कि इनका प्रतिद्वंदी कौन था उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इन्होंने फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया है जो कि खेलते हैं बुल्गारिया के लिए। तो अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको इस तरह से पढ़ना है। टेनिस का एक और टूर्नामेंट है यहाँ पे WTA फाइनल्स। ठीक है, यहाँ फाइनल्स है, यहाँ फाइनल्स नहीं होगा, यहाँ पे फाइनल्स होगा। ठीक है, तो WTA फाइनल्स का खिताब जीता है ईगा स्वितेक ने। ये किस देश के लिए खेलती हैं? ये खेलती हैं पोलैंड के लिए। तो पोलैंड की ईगा स्वितेक ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया है और इस वर्ष का WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। फिर यहाँ पे सुल्तान जोहोर कप की बात हो रही है। सुल्तान जोहोर कप याद रखिएगा किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? हॉकी से। तो भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने अभी हाल ही में मलेशिया में आयोजित हुआ था सुल्तान जोहोर कप, तो यहाँ पे शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कांस्य पदक के लिए खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को हराया है
और बात करें इस वर्ष प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बनी है, तो इस वर्ष सुल्तान जोहर कप जो कि मलेशिया में होता है, यहाँ पे चैंपियन बनी है जर्मनी। फिर यहाँ पे एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जापान को 4-0 के स्कोर से हराया। तो जापान को 4-0 से हरा के इस वर्ष की ये प्रतियोगिता यानी कि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे खेल के क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के एमसीक्यू हैं, आइए देखते हैं इन्हें। तो पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जा रहा है, तो इस वर्ष ये प्रतियोगिता खेली जा रही है इंडोनेशिया में। फिर किस खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीते हैं कुंडलावुत विथिदर्शन। फिर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का पहला शतक किस बल्लेबाज ने बनाया है, तो पहला शतक बना है डेवॉन कॉनवे और ये खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर है प्रथमेश जावकर, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये रिलेटेड है तीरंदाजी से। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार सिंसिनाटी मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है, तो देखिए ये भी क्या है, टेनिस की प्रतियोगिता है। तो सबसे ज़्यादा बार सिंसिनाटी मास्टर्स प्रतियोगिता जीती है रोजर फेडरर ने। फिर है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है, तो पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। फिर है 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है, सबसे युवा बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल। फिर एशियन गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। याद रखिएगा समापन समारोह की बात हो रही है, तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। फिर है वर्ष 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप में किस देश ने जीता था, किस देश ने प्रतियोगिता को जीती थी, तो 2022 में प्रतियोगिता जीती थी चाइना ने। फिर इस वर्ष किस देश में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी अमेरिका में। फिर किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर एशियन गेम्स 2022 में पहलवान दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता था एशियन गेम्स 2022 में। फिर 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, तो ये हैं रोहित शर्मा। फिर भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे। फिर है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को पहली बार कब शामिल किया गया था, तो क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था वर्ष 1900 में। नेक्स्ट ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी उसेन बोल्ट, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं एथलेटिक्स से। फिर वर्ष 2022 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, तो ये ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। फिर इस वर्ष डायमंड लीग फाइनल में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो इस वर्ष जीते हैं जैकब वादलेज। नेक्स्ट है पैरा एशियन गेम्स का पहली बार आयोजन किस वर्ष किया गया था, सबसे पहली बार पैरा एशियन गेम्स 2010 में आयोजित किए गए थे। फिर चाइना ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं, तो विजेता बने विक्टर एक्सेल्सन। फिर अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, तो इन्होंने 3 बार इस प्रतियोगिता को जीता है। फिर वर्ष 2006 में एशियन गेम्स किस देश में आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित किए गए थे कतर में। नेक्स्ट है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये किस खेल में भारत के स्टार खिलाड़ी हैं, तो ये निशानेबाजी के स्टार खिलाड़ी हैं। फिर एशियाई खेलों में कौन सा देश हिस्सा नहीं लेता है, तो इथियोपिया जो है ये एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लेता है। आगे यहाँ पे आधुनिक इतिहास है, ठीक है, आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पहला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है लंबी क्रांति।
नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का प्रथम सचिव कौन था? प्रथम सचिव थे ताराचंद चक्रवर्ती। फिर है वह प्रथम भारतीय मुस्लिम समाज सुधारक कौन था जिसने भारतीय मुसलमान की स्थिति पर चिंता प्रकट की थी? तो ये थे शाह वलीउल्लाह। फिर है 1849 में स्थापित बेथ्यून स्कूल, ये किससे संबंधित था? तो बेथ्यून स्कूल जो था ये संबंधित था महिलाओं के शिक्षा से। फिर है ब्रिटिश भारत में दास्ता प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो दास्ता प्रथा समाप्त हुई थी 1833 में, 1833। फिर है भील आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र था खानदेश में। नेक्स्ट है किस विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे? तो विद्रोह था अहोम विद्रोह। फिर है दमन कोह, दमन कोह किस विद्रोह के लिए प्रसिद्ध था? तो ये संथाल विद्रोह के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे उच्च बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्रित करने के अधिकार देने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर है किस पुस्तक में नील उत्पादक किसानों की व्यथा का वर्णन किया गया है? तो ये पुस्तक है नील दर्पण। फिर है किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था? तो ये वायसराय थे कर्जन। नेक्स्ट है पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली सूती मिल स्थापित की गई थी मुंबई में। फिर है उप जमींदारी मुख्यतः किस क्षेत्र में देखी गई थी? तो यह मुख्यतः स्थायी बंदोबस्त क्षेत्र में देखी गई थी। फिर है मैकडोनल्ड आयोग, यह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था अकाल से। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा कारखाने में महिलाओं के काम करने के जो घंटे हैं इनका निर्धारण किया गया था? तो ये अधिनियम था 1891 का द्वितीय कारखाना अधिनियम। फिर है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? तो ये था टॉमस मुनरो। फिर अंग्रेजी शासन के अंतिम दिनों में वह कौन सा राज्य था जो अकाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये था बंगाल। नेक्स्ट है किसने स्वयं को कृष्ण का अवतार बताया था? तो ये थे मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट है प्रेम प्रसंग पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो है हीर रांझा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वारिस शाह। फिर कौन सा शिक्षा आयोग था जिसने शिक्षा को व्यावसायिक बनाने का सुझाव दिया था? तो ये था हंटर आयोग। नेक्स्ट है किस आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की थी? ये था सैडलर आयोग। फिर है जीव ही शिव है, जीव की सेवा शिव की सेवा है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। फिर है किस समाज सुधारक को पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायकर। फिर है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये क्या है? तो अरविंद घोष जी के द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह था जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। फिर यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की जो शक्ति है किस में होती है? तो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति में। फिर है भारत के जो CAG है इनकी संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। फिर है किसके द्वारा भारत के CAG के पद का सृजन किया गया था? तो इस पद का सृजन किया गया था संविधान के द्वारा। फिर है CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की। फिर है CAG को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो ये उसी के समान होती है जैसे उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीश हटाए जाते हैं। फिर अब भारत के CAG किस रूप में कार्य करते हैं? तो भारत के CAG लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। फिर लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ये CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों संशोधन जो आया था अधिनियम 1971 में, ये लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। देखिए अधिनियम कब हुआ था? 1971 में।
नाम में 1971, लेकिन लागू हुआ था 1976 में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है मध्य प्रदेश महालेखाकार किसके अधीन कार्य करता है? तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्य करता है। फिर भारत नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के महालेखाकार जो है इनका उप कार्यालय किस स्थान पे है? तो यह भोपाल में। नेक्स्ट है सीएजी राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? यहाँ पे 3 प्रतिवेदन होते हैं। फिर भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ये थे वी नरहरि राव। फिर भारत के सीएजी के कर्तव्य के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 149 में। फिर भारत में महालेखा परीक्षक सर्वप्रथम किस वायसराय ने सृजित किया था? तो ये वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। फिर अब भारत का सीएजी किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो सीएजी लोक लेखा समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक माने जाते हैं। फिर अब भारत में वॉच डॉग किस संस्था को कहा जाता है? तो ये है सीएजी। नेक्स्ट है भारत के जो सीएजी हैं इनको इनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दुर्व्यवहार या अक्षमता, ठीक है, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। फिर सीएजी का कार्यकाल संविधान के अनुसार कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। फिर है लोक निधि के फल उत्पादक और आशाहित प्रयोग को सुनिश्चित करने के साथ ही साथ भारत के जो सीएजी हैं इनके कार्यालय का महत्व क्या होता है? तो इनके कार्यालय का महत्व होता है सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या जो कार्यक्रम है इन पर जारी किए गए जो प्रतिवेदन हैं उन पर लोक समिति विचार विमर्श करती है। इसके अलावा सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जो जानकारी है इनके आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक विधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया होता है। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो यह अनुच्छेद 148। अब लास्ट में यहाँ पे देखते हैं कुछ स्मृति शेष। तो सबसे पहले यहाँ पे तमिल फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं रघु बल्लैया, या पिक्चर में देख रहे हैं रघु बल्लैया इनका नाम था। हाल ही में 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तमिल फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। इनके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख थे एयर मार्शल पीके बारबोरा। एयर मार्शल पीके बारबोरा हाल ही में 72 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना के ये पूर्व उप प्रमुख रह चुके हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही अगला अंक आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सेशन की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF मिल जाएगी। जॉब अलर्ट्स हैं, ठीक है, GK है, वोकैब है, डेली करंट अफेयर है, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है, उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। देखिए नवंबर का जो एनालिसिस है उसकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, और बहुत ही जल्दी अब दिसंबर का भी नेक्स्ट मंडे को दिसंबर का एनालिसिस भी आ जाएगा, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।